चलिए सभी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर पे ही, जैसे कि बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, और समसामयिकी का जो मुद्दा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कल भी बताया था आप लोगों को, और इसी पे टॉपिक पे हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सीधे मुद्दे की बात करेंगे, इधर की कोई बात नहीं होगी, और सीधे हम करंट अफेयर पे आते हैं। सभी लोग आज जल्द से जल्द, टाइम हो गया है, ठीक है। तो अनअकैडमी के बारे में पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो भी आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए, टाइम हो गया है। तो अनअकैडमी के बारे में पहले बता देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉप एजुकेटर जो भी है सारे अनअकैडमी पे हैं, किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अनअकैडमी का चैनल है क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, एक मिनट रुक जाइए बेटा, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सारे अनअकैडमी पे इस समय अवेलेबल है। तो ये चैनल है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है, और इस चैनल पे सभी का स्वागत है, ठीक है। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं, तब तक सभी लोग आते रहेंगे। ये भी क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वही सब चीजें। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, तो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, सीधा प्रसारण, टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं जो पढ़ाऊंगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, बीच में आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर भी दिया जाएगा, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लास चलते थे वैसे ही ऑनलाइन क्लास चलेंगे आपके। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज देने का बेनिफिट सबसे अच्छा ये होता है कि टेस्ट और क्विज देके जो भी पढ़ते हैं ना आप, वो टेस्ट और क्विज के माध्यम से ही आपको क्लियर हो पाता है कि यार वाकई में जो हम पढ़ रहे हैं या उसमें कोई कमी है, कुछ एरर्स हैं, कुछ सीखना है। तो हम टेस्ट देंगे, क्विज देंगे, और अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि हाँ वाकई में हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो टेस्ट और क्विज देते रहिए। और अन अकेडमी के द्वारा तो कॉम्बैट भी चालू हो गया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। लड़के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग भी कीजिए। अल्टरनेट संडे को होता है, कोड यूज कर सकते हैं PJ01, क्योंकि वो फ्री सर्विस है आपकी, ठीक है, जो अन अकेडमी का कॉम्बैट चल रहा है। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी एजुकेटर का, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे 100, कितनी बार भी चाहे आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उसको देख सकते हैं। एन अकेडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनके पास जो है वो डाउनलोड कीजिए, और जिनके पास नहीं है डाउनलोड कीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। ये मेरे बारे में। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और पॉलिटी जो है, राज्य व्यवस्था जो है, और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो आज करंट अफेयर पे चालू होगा, और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से मेरा टेलीग्राम का लिंक है। इस पे क्लास का पीडीएफ, टाइमिंग, डेट, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी पे इस समय एसोसिएट हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी की डील करता हूँ। यूपीएससी सीएससी प्लस एजुकेटर मैं भी हूँ, मुझसे भी क्लास ले सकते हैं, और किसी से भी क्लास ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन हमें, किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं। और भी बात किया जाए यूपीएससी सीएससी की, बात किया जाए सब्सक्रिप्शन की, जैसे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है। ऑप्शनल के भी कोर्स अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट हो चुके हैं, सबको बता चुका हूँ। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग कोर्स भी है। किसी में भी आप एनरोल करा के अपने सब्सक्रिप्शन लेके क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। जल्द से जल्द सभी लोग आइए, जल्द से जल्द आइए, टाइमिंग हो गया। एक प्लान है यूपीएससी जीएस के, दो प्लान होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा आइकॉनिक होता है। प्लस बता देता हूँ, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है। कोड है ये PJ01, इस कोड का यूज कीजिए और अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पाइए। आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको ओनली पेमेंट आपको करना है 44,550। ऐसे 2 ईयर का, 3 ईयर का अपना देख लीजिएगा। कोड ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, PJ01। तो ये पहले का है, प्री बिफोर है, या आफ्टर है, आफ्टर डिस्काउंट के बाद की चीजें हैं, आफ्टर है ये, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये चारों चीजें मिलेंगी जो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज इसका है 69,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद वनली पे 62,550। और बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें, आइकॉनिक लेते हैं तो ये चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। डेली मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो जिनको जो जरूरत है, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, जिसको जिस हिसाब से जरूरत हो उस हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकता है।
कोड का सेम यूज कर लीजिएगा। और ये ऑप्शनल का भी है, यूपीसीसी 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, आफ्टर 10% डिस्काउंट ओनली पे 24,750 रुपए। तो जिनको जो डिस्काउंट लेना हो, प्लीज 1 मिनट वेट कर लीजिए, बस 1 मिनट, मैं आता हूँ, बस 1 मिनट वेट कीजिए, फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आ गया हूँ फिर। ठीक। तो ये ऑप्शन का जो बताया मैंने, 1 ईयर का जो चार्जेस है 27,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट और 24,750 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और भी देख लीजिए कि अब जैसे मैंने कहा, अकेडमी का कॉम्बैट चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। हर अल्टरनेट संडे को पेपर होगा, तो जो लोग पेपर रजिस्ट्रेशन किए हों, जो पेपर दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। जो लोग बचे हों, वो बचे ना रहें, वो भी आए और अपनी प्रतिभा को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे दिखाएं। तो कॉम्बैट ये चल रहा है, फ्री कॉम्बैट है आपका, और इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई कोड मांगेगा, फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। PJ01 कोड का यूज कर सकते हैं। द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गमिफाइड यूपीएससी CSC बैटल इन हियर। एनरोल कीजिए सभी लोग और अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिभा जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही पता चल पाएगी कि आपकी रैंकिंग क्या है। और ये जरूरी भी है। ये 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, अल्टरनेट संडे को होगा। तो जब होगा तो फिर पता भी चल जाएगा आपको। और ये भी आपको पता है कि लेटेस्ट क्रैक इट टर्निंग हैंड में ही, ठीक है, 6 महीने बचे हुए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट समय होते हैं, एक एक दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। 2021 का प्रीलिम्स के सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, तो 6 महीने बचे हुए हैं, तो बच्चे खुचे ना रहे, इसको सही तरीके से यूज भी कर लीजिए। तो यूपीएससी CSC 2021 6 महीने बचे हैं, और जैसे कि दिखाया भी जा रहा है कि पेपर कब होने वाला है, तो इसलिए कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए सभी लोग। आइकॉनिक का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हाइक बढ़ने वाला है ये। तो चलिए आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, दो बकवास सीधी बात करते हैं। और क्यों करेंगे इसलिए बात, क्योंकि पेपर्स बहुत सारे बच चुके हैं, बहुत सारे स्टेट में मेंस चल रहा है, कई जगह इंटरव्यू चल रहा है, कई जगह प्रीलिम्स चलने वाला है। तो जो भी जिसकी तरीके से परीक्षाएं हो, अपनी तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो देश हैं जिनका नाम है अमेरिका और चीन। तो पहला टॉपिक आज का स्टार्ट मैंने कर रहा हूँ। अमेरिका ने चीन से कपास आयात पर रोक लगाई है। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है भाई? पहली बात, स्टार्ट करने से पहले दो चार चीजें जो मेरे बारे में जान जाइए। पहली बात कि मैं पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे कम से कम क्वेश्चन का आंसर देंगे। नहीं देना जिसको आप पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसको घर पे जाके एक बार अपने आप को सर्च कीजिएगा, गूगल का सहारा ले सकते हैं। उससे ये होगा कि वो चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वो आपको हमेशा काम देंगे। इसलिए ये चीजों से बाहर नहीं जा सकते हैं आप लोग। बार बार चाइना, बार बार अमेरिका, ये सब चीजें आती रहेंगी, तो कम से कम वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए अमेरिका ने चीन पर कपास आयात पर रोक लगाई है, क्यों लगाई है इसके कारण तो चलिए हम बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए बस, कि कम से कम आपको ये पता चले कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि वहां पर चुनाव हुआ है। क्योंकि वो जो पूर्व राष्ट्रपति थे आपके क्या डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो अब हट नहीं है, उनकी जगह पे दूसरे आए हैं। तो आप उनका नाम कमेंट करके प्लीज हमको बताइए। और चीन के राष्ट्रपति, इनका क्या कहना है सभी जानते होंगे इनके बारे में। तो अमेरिका ने चीन से कपास के आयात पर रोक लगाई है, यही मेरा पहला टॉपिक है। और इसी पे आज हम बात करेंगे, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक तनाशाही है। एक तनासा चीन वाला तो खुद है ही, जिसने चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी स्टार्ट हुई, उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इनके यहाँ से अगर कुछ नहीं हुआ, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की क्या जरूरत है, अपना डेवलपमेंट इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, वो भी कोरोना महामारी के समय में। खैर, ये सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम और चीन के राष्ट्रपति का नाम थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं इन सब चीजों पे, और आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से क्लासेस में। अभी धीरे धीरे चीजों को लेकर चलेंगे, फिर जैसे जैसे स्पीड बनेगा उस तरीके से हम लेके चलते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो हुआ ये, जैसे मैं कहूँ कि अमेरिका अपने आप को तनासा समझता है, चीन भी अपने आप को तनासा समझता है। इन दोनों के बीच में क्या चलती है सभी को पता भी है, न अमेरिका न चीन, दोनों का यही है। चीन, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि मोतियों की माला, जो रिंग्स ऑफ फायर्स, बार बार आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। और चीन हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी हो, साउथ चाइना सी की बात अगर मैं करूँ, चाहे मालदीव की बात किया जाए, चाहे नेपाल की बात किया जाए, चाहे किसी भी देश, चाहे पाकिस्तान का ले लीजिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, हर जगह कहीं ना कहीं इसका नया पैंतरा चलता रहता है। तो आज उसी के दोनों के बीच में देखिए, आज बीच में कुछ चल रहा है और आयात पर रोक लगाई है अमेरिका ने। क्यों लगाया है देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन के सीजियांग के पश्चिमी क्षेत्र पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया है। और आपको पता है, रिसेंटली आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने भारत से चावल खरीदा है, बासमती चावल खरीदा है। और 3 दशक के बाद, कम से कम 3 दशक के बाद ये सब चीजें हुई हैं। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
और आज हम चाइना के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे हम बैन लगा चुके हैं और पूरा का पूरा जो हमारा मार्केट है चाइना ने कैप्चर कर लिया था। धीरे धीरे उन चीजों का भी सफाई हो रहा है। खैर ये सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, पहले हम जो मुद्दे की बात है वो पे कर लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन के सिजियांग के पश्चिमी क्षेत्रों पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका ने चीन के अर्धसैन्य संगठन से कपास के आयात पर रोक लगा दी है। आपको पता है कि चीन का कपास वैसे भी फेमस है और हर जगह जाता भी रहता है, सबसे ज्यादा होता भी है प्रोडक्शन इनका चीन का कपास में, एक कपास चीन चाइना में। तो अमेरिका ने चीन के अर्धसैन्य संगठन से कपास के आयात पर रोक लगा दी है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह संगठन हिरासत में लिए गए उइगर मुसलमानों से जबरन कार्य करवाने में शामिल है। आपको पता है कि मुसलमान उइगर मुसलमानों के उइगर है बेटा, ये उइगर मुसलमान है जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिसकी संख्या कम है। तो जो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उइगर मुसलमान, उनके सामने कई सारी रिपोर्टें ऐसी आई है कि उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उन फंडामेंटल राइट को छीना जाता है चाइना के द्वारा। और ये आगे सारा डिस्कशन भी मैं करूंगा। तो जो जो कपास है जो खरीदने की जो आयात करने की बात जो की जा रही है अमेरिका के द्वारा, उस पर अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में रोक लगा दी है चाइना को कि भैया हम तुम्हारे यहाँ से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे इसका कारण उसने बताया है, क्योंकि यह जो संगठन है, कौन सा संगठन सर? ये जो संगठन है, ये संगठन क्या कर रहा है कि उइगर मुसलमानों से जबरन कार्य करवाने में शामिल है। एक होता है कार्य करवाना, जो सिजियांग के पश्चिमी क्षेत्र पर जो आर्थिक दबाव डाला है, और अर्ध सैन्य संगठन से कपास के आयात पर रोक लगा दी है। और ये रोक इसीलिए लगा है कि ये जो संगठन था अर्ध सैन्य संगठन, वो बार बार जबरन उइगर जो मुसलमान थे उनसे जबरन काम करवा रहा था और कार्य करवाने में शामिल था। इसलिए अमेरिका के द्वारा पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भैया हम नहीं लेंगे तुम्हारे यहाँ से। क्योंकि आप किसी को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये चाइना का हमेशा का काम है कि हमेशा मजबूर करता रहता है। आप देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के वाले केस में देख लीजिए कि पाकिस्तान को पैसा देके उसका मुंह बंद कर चुका है। यानी कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को अपने में कैप्चर कर चुका है वो, पूरी की पूरा उसको पैसा देके पूरा उसको कर्जदार बना चुका है वो। तो अमेरिका ने ये कहा है कि भैया देखिए आप जो उइगर मुसलमान जो को जबरन आप काम करवा रहे हैं, इसकी वजह से हम नहीं लेंगे आप जैसे कपास। अब रखे रहिए अपना कपास, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं मुद्दे की बात और देखते हैं। सीजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प चीन का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो चीन का प्रमुख कपास उत्पादक है सीजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कॉर्प, एक्सपीसीसी जो है चीन का प्रमुख कपास उत्पादक है। और भी आगे इसके देखते हैं, और भी चीजों पे हम इस पे बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। क्योंकि मेरा कोई भी मुद्दा, चाहे भारत और चाइना का मुद्दा को ले लीजिए, चाहे डोकलाम विवाद को ले लीजिए, चाहे कोई भी विवाद को ले लीजिए, कि हम और उनके विदेश मंत्री बैठ के उस चीजों पे बात किए थे। बात करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि बात जब दो लोग बैठेंगे तभी वो चीजें सॉल्व भी हो पाती है। तो उनके भी जवान डोकलाम जो विवाद हुआ था तो उनके भी सैनिक थे, हमारे भी सैनिक थे, इतने महीनों तक थे। दोनों में विवाद तो जरूर हुआ, लेकिन उन चीजों को सॉर्ट आउट भी किया गया था। जैसे कहा कि गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाया गया है ये जो फैसला था, ट्रंप प्रशासन जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके द्वारा उठाया गया है, जो कार्य के अंतिम सप्ताह में है, जो उस समय का यह मामला है। और यह कदम चीन के खिलाफ अमेरिका की स्थिति को सख्त करने के लिए लिया गया है। क्योंकि चीन वो देश है जिसने कहा कि कोरोना महामारी सर हमने नहीं फैलाया है, लेकिन इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना महामारी शुरू हुआ था। अगर शुरू नहीं हुआ है तो एक बात बताइए, तो उनके यहाँ क्यों नहीं महामारी उतनी हुई? अगर शुरुआत में हुई, बाद में कैसे कम हो गई? तो ये चीजें कहीं ना कहीं निकल के आई है कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना महामारी की शुरुआत भी किया गया था, वो शुरुआत हुआ भी था। और पूरी दुनिया देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त पड़ी हुई है और अमेरिका चाइना जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? इतने तो समझदार आप लोग भी हैं। ताकि नवनिर्मित राष्ट्रपति बाइडेन साहब जो है, जो बाइडेन साहब जो है, जो बाइडेन ने जो नए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए दोनों देशों के बीच तनाव कम करना मुश्किल हो जाए। तो ये अंतिम सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप साहब करके ये सब चले गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर वो बात करते थे। कोई भी मुद्दा हो, वो मुखर होकर बात करते थे। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी राष्ट्रपति होता है, अगर चेंजिंग होता है किसी भी देश में, तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन या हमारा भारत का और अमेरिका का क्या संबंध है, इसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और मैं एक बार आप लोगों को एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ कि याद होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति को लीजन ऑफ अवार्ड दिया गया, रिसेंटली पढ़ाया था आप लोगों को, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और भी कई सारे देशों को दिया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया गया, जापान को दिया गया, तो उसी तरह भारत को भी दिया गया। और क्वाड के सदस्य भी हैं सारे के सारे देश, अमेरिका भी है, भारत भी है, चीन सॉरी जापान भी है, और आपका ऑस्ट्रेलिया भी है। और मैंने ये कहा था कि जो कभी देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देते थे, आज रेड कारपेट बिछा के हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वागत कर रहे हैं।
उस समय सबसे बड़ा बलवान होता है यही अमेरिका था, जिसने पोखरण परीक्षण पे भी हमारे पे बैन लगाया था कि पोखरण परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी देश के भूतपूर्व जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में इस काम को भी हमने पूरा किया था। खैर, इस मुद्दे पे नहीं आऊंगा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ यही कि हुआ वही कि डोनाल्ड प्रशासन ने ये कदम उठाया था, जो कार्य के अंतिम सप्ताह में ये सब काम करके वो चले गए, और नए जो राष्ट्रपति आने वाले थे उनके लिए ये तनाव कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीजें उन्होंने किया है अमेरिका ने, जैसे मैंने कहा कि चीन की कपास के आयात पर रोक लगा दी है, और रोक इसीलिए लगाया कि उनको बार बार वो मजबूर कर रहे थे उइगर मुसलमानों को, जो उनसे काम करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसीलिए डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने, ट्रम्प साहब ने ये फैसला किया कि भैया हम तुम्हारे गैस नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रम्प प्रशासन के हालिया निर्णय उस समय के क्या थे, क्योंकि एक प्रीवियस पहले का ये न्यूज है, इसलिए मैंने कहा कि ये भी आप लोग को बता दिया जाए, इतना सब तो बताता ही रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में ट्रम्प प्रशासन ने प्रमुख सरकारी चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा दिया है, और अमेरिकी प्रौद्योगिकी और निवेश तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये कुछ चीजों में बड़ा मुखर होकर वो बात करते थे। इनका देखते हैं जो बाइडेन साहब का ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका भी कुछ जाहिर सी बात है कुछ मुद्दों पे जैसे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि हो सकता है कि हम लोग कुछ मुद्दे पे ये मुखर होकर बात करेंगे। देखते हैं इनका क्या है। चीन पर बाइडेन का क्या रूप है। जॉय बाइडेन राष्ट्रपति जो है अमेरिका के इस समय, जॉय बाइडेन ने अमेरिका के सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और ताकि चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए दबाव डाला जा सके। जो उइगर मुसलमानों का जो केस है, जाहिर सी बात है कई बार रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आ चुका है कि वहां के उइगर जो मुसलमान है उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स का हमेशा मिसयूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए अमेरिका ने चीन से कपास पर आयात पर रोक लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और ट्रंप प्रशासन ने, जो मैंने कहा कि शुरुआत में इन्होंने जितनी भी चीनी कंपनियां थी उन पर सीधे पर रोक लगा दी थी, बढ़ावा दे दिया था, खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा दिया था। और नए वाले जो आए हैं इनके लिए एक सरदर्दी भी है एक तरह से, और ये भी चाहते हैं कि भाई जो भी मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उस हनन को रोका जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? उइगर मुसलमान क्या है थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। डाउट हो तो पूछिए। और भी देखिए क्या क्या है। उइगर मुसलमान क्या है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने विश्वसनीय रिपोर्टों में यह दावा किया है कि चीन के शिविरों में लगभग 1 मिलियन मुसलमानों को काम पर रखा गया है। ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बार बार यही कहता है कि चीन के जो शिविर जो बने हुए हैं वहां पर उइगर मुसलमान कम से कम 1 मिलियन मतलब 10 लाख मुसलमानों को रखा गया है। लेकिन चीन उइगरों की बदसलूकी से इनकार करता है। ये बार बार कहता है कि भैया ऐसा हम कुछ किए ही नहीं है। ये चीन चाइना के दवा है, दावा करता है कि हम वहां पे ऐसा कुछ नहीं किए, हम किसी को बंदी नहीं बनाए हैं, हम किसी को यातनाएं नहीं देते हैं। तो फिर एक बात बताइए, यातना नहीं देते हैं तो फिर क्यों मुखर होकर हर चीजों पे बोलते नहीं है आप? अगर आप यातनाएं नहीं देते हैं तो फिर उनको उनको उन तरीके से क्यों रखते हैं उनको, जो उइगर मुसलमान है? तो ये चाइना के द्वारा कहा गया है, और रिपोर्ट में इसी का खुलासा किया गया था। कई बार ये न्यूज में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है कि उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। चीन के अनुसार ये शिविर व्यावसायिक प्रशिक्षण के केंद्र है। अच्छा, जो कि चरमपंथ से लड़ने के लिए जरूरी है। तो भैया एक बात बताओ, कौन सा उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हो जो उनको कैद करके रख रहे हो, वो भी 1 मिलियन मुसलमानों को, वो भी उइगर मुसलमान जो आपके देश में अल्पसंख्यक हैं। हमारे देश में भी तो लोग अल्पसंख्यक हैं। हमारे में भी अल्पसंख्यक 6 समुदाय हैं, 19% उनकी पूरे पॉपुलेशन में 19% अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कई जगह हम हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक हैं ही, लेकिन 6 जो जो और भी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन बहुत जगह हम अल्पसंख्यक हैं, वो बहुसंख्यक हैं। फिर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं। लेकिन चीन में ऐसा क्या हुआ है कि उइगर मुसलमानों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उनको जो व्यवसायिक प्रशिक्षण की आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ऑथेंटिक न्यूज है कि नहीं है? लेकिन यूनाइटेड नेशन तो यही कहता है बार बार कि आप तरह तरह की यातनाएं देते हैं, मानव अधिकारों का हनन करते हैं। तो खैर यही सब चीजें हैं। तो चाइना का कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जो कि चरमपंथ से लड़ने के लिए जरूरी है। तो ये इनका कहना है। सारे पक्ष को मैंने बता दिया। जिस तरीके से क्वेश्चन आए आप उसका डिसीजन को कर लीजिए। ठीक है, और भी देखते हैं कि इंडिया यूएस, ठीक है, काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसी में था, मैंने सोचा कि चलो इसके साथ भी एक अलग टॉपिक ही समझ लीजिए, या जो भी समझिए कि इंडिया यूएस जो है काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप CNWG क्या है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? उइगर मुसलमान
पास पे रोक क्यों लगाया, मेन रीजन क्या था, ट्रम्प प्रशासन ने क्या किया, इसके बाद जो जो बाइडेन साहब आए उनके लिए क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो क्या चाहते हैं इन चीजों के लिए के। तो ये सारा डायमेंशन जितने भी थे कपास पे आयात पे रोक लगाने से लेके जितने भी डायमेंशन जो घटनाक्रम हुए वो सारा मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए तो फिर बढ़ते हैं फिर। वेरी गुड। मैं सीधे डायरेक्ट मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ इसलिए ताकि चीजें बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट हो चीजें। और भी देखते हैं कि इंडिया यूएस काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप क्या है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका यूएस ने काउंटर नारकोटिक्स विनियमन और कानून प्रवर्तन में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है और दोनों देशों ने संयुक्त कार्रवाई और काउंटर नारकोटिक्स के मुद्दे पर समन्वय के लिए क्षेत्रों की पहचान की है। भारत और अमेरिका दोनों ने काउंटर नारकोटिक्स विनियमन जो कानून है उसको मजबूती करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि दोनों देशों के लिए बड़ी जरूरी था, इसलिए दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग लिया है और इस पे बात किया भी है। और दोनों देशों ने संयुक्त कार्रवाई और काउंटर नारकोटिक्स के मुद्दे पर समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए क्षेत्रों की पहचान भी की है। क्या हुआ था इस पे थोड़ा सा बात और भी कर लेते हैं कि काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप जो है CNWG की पहली बैठक 24 नवंबर 2020 को वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी और दोनों लोग वर्चुअल फॉर्मेट में मिले और उन्होंने इसको इस सहयोग को मजबूत करने पर सहमति भी व्यक्त किया। ठीक है, और इस मुद्दों की पहचान भी किया गया है, समन्वय के लिए क्षेत्रों की पहचान भी किया गया है और ये सब काम पहली बैठक जो हुई थी वो 24 नवंबर 2020 को वर्चुअली बैठक हो चुकी है। ठीक है, और भी देखते हैं इसके बारे में। आज सीधे एकदम मुद्दे की बात होगी क्योंकि टाइम कम है, पेपर बहुत सारे बच्चों का है। दोनों देशों ने अपने डाटा शेयरिंग ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की ताकि नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण और निर्यात या आयात पर रोक लगाई जा सके। वैसे भी कोरोना महामारी चली रही है, अगर ये सब चीजें अगर होंगी तो फिर हमारे लिए और भी समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं है। क्यों? हाँ, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीजें जो है अच्छी चीज तो नहीं है ना। तो दोनों देश क्या होंगे, जब कोऑर्डिनेशन होगा, वर्चुअल तरीके से मीटिंग हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो भी डेटा है, जो भी क्षेत्र है उसकी पहचान की जाएगी और डेटा शेयरिंग ऑप्शन को बढ़ाने के लिए सहमति भी व्यक्त हुई है ताकि नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण, निर्यात, आयात पर सभी पर रोक लगाए जा सके। और इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के उप महानिदेशक जिनका नाम है सचिन जैन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल उस ग्रुप में जाएगा, उन लोगों से बात करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि ये जितनी भी चीजें हो रही है नारकोटिक्स को लेके वो सारी चीजों पे रोक लगाई जा सके, नकल कसी जा सके। और हमारे जो उप महानिदेशक हैं जिनका नाम है सचिन जैन, ये भारत का रिप्रेजेंट किए थे, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इसके साथ ही साथ व्हाइट हाउस ऑफ ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी असिस्टेंट डायरेक्टर केम चेस्टर ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। खैर इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, बस मुद्दे की चीज आप जानिए। और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने काउंटर नारकोटिक्स विनियमन और कानून प्रवर्तन पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भाई उनका भी यही कहना है कि इन सब चीजों को बंद किया जाए, हमारा भी यही कहना है कि इन सब चीजों पे लगाम लगाया जाए, इन चीजों को बंद की जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो ये दोनों मीटिंग हुई और दोनों ने ये सब चीजों पे रोक लगाने की पूरी कोशिश की है। और भी देखते हैं, इसके साथ ही साथ दोनों ने बड़ी भारत और अमेरिका दोनों के सामने मादक पदार्थों से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा भी की है। अमेरिका का क्या प्रयास है ये भी देख लीजिए, क्या क्या प्रयास अभी तक अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने भी वर्ष 2002 से लेकर 2017 में अफगानिस्तान में युद्ध विराम के लिए काफी प्रयास किए। आपको पता है ना तालिबान का पूरा कहानी, सद्दाम हुसैन तालिबान सॉरी मैं सद्दाम हुसैन का तालिबान की बात कर रहा था। और अमेरिकी सरकार ने इन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में काउंटर नारकोटिक्स प्रयासों पर लगभग 8.62 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। और इस निवेश के बावजूद अफगानिस्तान अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। और आज वही अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल है, आज वही अफगानिस्तान है जहाँ पे इतनी ज्यादा बम विस्फोट की घटनाएं होती हैं, कभी मस्जिदों पर अटैक होता है, कभी बहुत सी चीजें होती हैं। आज भी वहाँ अमन चैन की जो बात करें तो आप न्यूज में सुनते भी होंगे कि उनके ऊपर कितनी यातनाएं वो झेलते भी हैं, क्योंकि कभी भी मस्जिदों में बम फेंक दिया गया, कभी कुछ भी हो गया, तो आज भी ये घटनाएं होती रहती है। और तालिबान के बारे में खैर क्या कहना। तो ये सब चीजें हैं, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग देख लीजिए। जहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट किसी को भी है, अमेरिका के प्रयास क्या थे और दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक जो देश है वो है अफगानिस्तान, ये आपको जानना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, हमारा बड़ा प्रिय दोस्त है अफगानिस्तान, हमारे उससे संबंध बड़े अच्छे हैं। जब जब जरूरत पड़ती है हम लोग उनको हर समय उनको सेवाएं मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, डाउट नहीं है तो देखिए और आगे बढ़िए और क्या कर सकते हैं। और भी देखते हैं नस्ली दवाओं पर भारत की क्या नीति है, क्या पॉलिसी है। दूसरा टॉपिक था बेटा, वो टॉपिक छूट गया, तो समझिए दूसरा ये टॉपिक ही था जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंडिया यूएस काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप। नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों में 1985 का नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फ्यूजिटिव सब्सटेंस एक्ट 1998 88 का प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स ड्रग्स एंड ये जितने भी शामिल हैं सब्सटेंस शामिल हैं। और एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार नशीली दवाओं या मादक पदार्थों का उत्पादन या निर्माण या खेती, परिवहन, उपयोग, बिक्री, खरीद इत्यादि अवैध है। और इस अधिनियम के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। कुल मिला के घुमा फिरा के यही मतलब है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गई है वो 1985 में ही स्थापना की गई है। नारकोटिक डिपार्टमेंट में बस यही है कि जो भी नशीली दवाएं हैं, जो भी मादक पदार्थ हैं, उनका उत्पादन या उसका निर्माण या उसकी खेती या परिवहन, उपयोग, बिक्री, जो भी चीजें हैं सारी की सारी ये अवैध है, इत्यादि जो है अवैध है। और इस अधिनियम के तहत 1985 के एक्ट के थ्रू जो चीजें हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी। बस ये जानिए, इतना घुमा फिरा के क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट डाउट हो तो पूछिए। तो 1985 का जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक्स सब्सटेंस है वो एक्ट और 1988 का एक्ट, ये सारी चीजों को देख लीजिएगा और इसका क्या क्या नियम है ये सारा बता ही दिया हुआ। ठीक है, और देखते हैं आगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वही मैंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक प्रमुख कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है और यह मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने का कार्य करती है। वो एक्ट बता ही दिया था और ये एजेंसी 17 मार्च 1986 को बनाई गई थी। ठीक है, एक्ट बना 85-86 में बनाई गई और यह एजेंसी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के पूर्ण कार्यान्वयन में शामिल है। इसीलिए इसका स्थापना किया गया था ताकि हर चीज पे प्रतिबंध लगाया जा सके। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? आगे देखते हैं और भी। तो अगला जो टॉपिक है, उड़ीसा ने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, बहुत काम देगा बेटा। वो चीजों को देखिएगा क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अपडेशन में बताता रहता हूँ। जैसे आज कपास पे बता दिया और बाकी चीजें भी बात की गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बताइए? संबित पात्रा है उड़ीसा से। अच्छा, संबित पात्रा कौन है जी? उड़ीसा की राजधानी कौन है, कहाँ पर है और वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? और उड़ीसा के बारे में ये भी बताइए कि वहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, वहाँ की राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल कौन है, बताइए कमेंट करके। जगन्नाथपुरी का है बेटा, बताओ। कहाँ है जगन्नाथपुरी बताइए, उड़ीसा में है? कौन से भगवान का दर्शन होता है वहां पे? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप सभी के सभी, जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, मैं आगे बढ़ूं। 112 नंबर की जो सर्विस है, जैसे यूपी में डायल 100 चला था पहले, अब वो भी नंबर बदल दिया गया है। कोई बता सकता है? डायल 100 जो यूपी पुलिस वाली थी, अब नंबर क्या है उसका? उड़ीसा ने एक एकीकृत इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर चालू किया है जिसका नाम है 112 112। एक और एक दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो। तो 112 नंबर की हेल्पलाइन नंबर है, उसकी मंजूरी दी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाँ ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, वेरी गुड। और राज्यपाल कौन है? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कमेंट करके। राजधानी कौन सा है? चलिए, मैं ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा तो नहीं पूछ रहा हूँ अभी, बस इतने में ही काम चलाइए और धीरे धीरे चीजों को अब और भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो होगा क्या उड़ीसा, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। हाँ ठीक है, नवीन पटनायक। अच्छा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संकटग्रस्त लोगों को लिए, जो संकटग्रस्त लोग हैं, वो जितने लोग समस्याओं में ग्रसित हैं, उनको आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन आपातकालीन नंबर 112 को मंजूरी दी है। देखो कितना आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कहते हो सर आराम से, अरे कितना आराम से बताते हो, अब धीरे धीरे चलूंगा। चलो, तो हुआ क्या है कि उड़ीसा की सरकार ने जो भी संकटग्रस्त लोग हैं, जो लोग, उन लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए, बताइए जो समस्या में रहेगा तभी तो कोई फोन मिलाएगा कि वैसे ही 112 मिला देगा। भाई कोई संकटग्रस्त व्यक्ति होगा तभी तो कोई इमरजेंसी में फोन करेगा। तो उड़ीसा की सरकार ने ये कहा है कि भैया कोई भी संकटग्रस्त व्यक्ति हो, अगर उसको लगता है
कि उसको कहीं घुमाने की जरूरत है, मतलब फोन घुमाने की जरूरत है, सहायता के लिए फोन घुमाने की जरूरत है, तो उसके लिए उन्होंने 112 एक नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है 112 112। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस सेवा को लॉन्च किया है। बड़े अच्छे आदमी भी हैं, बड़े सुलझे आदमी हैं, और इस हेल्पलाइन नंबर से पुलिस लोगों को कुशल तरीके से सेवाइयां मुहैया करा सके। ठीक है, तो ये है उड़ीसा ने जो मैंने इंटीग्रेटेड, जो मैंने है एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है। और यही होगा कि कोई भी अगर संकटग्रस्त व्यक्ति होगा और उसको कोई हेल्प की सुविधा सुविधा चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो पुलिस की मदद लेना चाहता है या जिसकी भी मदद लेना चाहता है, भाई किसकी मदद लेगा वो, हेल्प में तो वही आएंगे लोग, भाई लोग। तो उनको ये सुविधाएं दी गई है, 112 नंबर डायल कीजिए और आपके जिस दरवाजे पे पुलिस हाजिर रहेगी। ठीक है, तो पुलिस लोगों को कुशल तरीके से सेवाइयां मुहैया कराएगी। तो वही चीजें हैं, 112 देख लीजिए कि 28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर में 112 एकल आपातकालीन नंबर लॉन्च किया गया था। ये पहले का रिपोर्ट है, वो भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने तरीके से किया, जैसे मैंने कहा यूपी में डायल 100 था, अब उसको नाम चेंज करके जो हमारी नई योगी सरकार आई है, नहीं मतलब पुराने वाले ने तो डायल 100 ही रखे गए थे, योगी अखिलेश जी ने, अखिलेश यादव ने, सपा वाले जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नए वाले आए तो कहा नहीं, ये डायल 100 नहीं है, कुछ और करो, तो इन्होंने कुछ और भी नाम दे दिया है। कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा नंबर है वो। तो 112 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 28 नवंबर 2018 को जो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम बताइए, कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम, वहां के राज्यपाल कौन है, बताइए। और हमारे वित्त राज्य मंत्री भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, उनका भी नाम बताई दीजिए। देखिए, इतना कहीं भी कुछ भी हो तो इतना तो आपको जानना चाहिए। बताइए सभी लोग, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। बताइए, सभी लोग बताइए मुझे, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। बताइए। उड़ीसा कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश ने भी 112 नंबर लॉन्च किया था 2018 में। जैसे मैंने कहा, 28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश में भी लॉन्च किया गया है। यूपी में भी हर राज्य अपने अपने तरीके से लॉन्च करता है, तो उड़ीसा ने तो 112 को कहा कि इंटीग्रेटेड कर दिया, एकीकृत कर दिया है कि कुछ भी हो फोन घुमाइए 112, पुलिस वाले पहुंच जाएंगे दरवाजे पे, कुशल एवं सहायता भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से दी जाएगी आपकी। तो ये सब चीजें हैं। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। राज्यपाल, हाँ पहले बेटा कलराज मिश्र पहले थे बेटा, राजस्थान के हैं वो। राजस्थान के राज्यपाल इस समय कलराज मिश्र हैं। हिमाचल के कौन है बताइए। तो वही मैंने कहा कि मंडी नगर में 112, जो मंडी नगर है, मंडी वहां पे जगह है, हिमाचल प्रदेश में घूमने वाली जगह भी है। 112 आपातकालीन लॉन्च किया गया था, बाद में इसे अन्य राज्यों में भी लॉन्च किया गया है। और इस फोन नंबर को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के तहत लॉन्च किया गया था कि भैया मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप 112 नंबर पे कर दें। तो ऐसा नहीं है कि 112 पहली बार उड़ीसा में ही किया गया है, इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी किया गया है और बहुत सारे राज्यों में भी इसको लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च इसीलिए किया गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, अगर उसको कोई भी सेवा चाहिए तो आप फोन घुमाइए 112 एंड देन आपकी पुलिस आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगी, आपको अच्छे तरीके से आपकी सेवाएं देगी, जो सेवाएं आपको चाहिए। और भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर को 112 जो है, इमरजेंसी जो नंबर है 112, तो एक में एक जोड़ेंगे तब भी दो होता है, याद रख लीजिएगा। 112 इमरजेंसी नंबर 112। अब इस नंबर को आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, अंडमान नहीं है बेटा, अंडमान, व दादर व नागर हवेली, दमन दीव तथा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जा चुका है। तो मैंने कहा ना कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उड़ीसा में ही सिर्फ इसको लॉन्च किया गया है, इसके पहले हिमाचल में भी लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च किया गया है, आपके उत्तराखंड में, पंजाब में, केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जब जितने भी राज्य मैंने बता दिया सब में लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, उड़ीसा ने किया है। तो ये सब चीजों को आप आराम से देख लीजिएगा। और आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली क्या है, ERSS क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। वही सब चीजें हैं। इस फोन नंबर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है। वही मैं जो बार बार कह भी रहा हूँ, भाई हेल्पलाइन नंबर कब जरूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की जरूरत कब पड़ती है, जब अपने से ना हो वो चीजें, तो किसी का हेल्प लेंगे आप। तो सरकार का मूलभूत सुविधाएं देना उसका कर्तव्य है, उसका काम है, वो दे रही है कि भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 112 नंबर में पुलिस 100, आगजनी में 101, स्वास्थ्य 108, महिला सुरक्षा 1090 इत्यादि आपातकालीन सेवाओं को विकसित किया गया है। और 112 आपातकालीन फोन नंबर अमेरिका के आपातकालीन नंबर 911 की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो हम लोग भी कॉपी पेस्ट में आगे हैं, तो वो 911 खेलते हैं, हम 112 खेलेंगे। ठीक है,
तो बस यही सब चीजें, इतना तो आप लोग जानते भी होंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? डाउट नहीं रखने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़िए। और भी देखिए कैसे यूज करें, उपयोग कैसे करें, एक बार करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। उपभोक्ता 112 नंबर को फोन से डायल करके ईआरएस से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और स्मार्टफोन के पावर बटन को लगातार 3 बार दबाने से ईआरएस को पैनिक कॉल चली जाएगी। तो ये भी सहायता है, दोनों तरीका देख लीजिएगा। तो ट्राई कर लेना चाहिए, कभी कभी कुछ चीजें ट्राई पे ही अच्छी लगती हैं, तो हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो कोशिश कर लेना, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, बाकी हम लोग को पता ही होगा। तो ये दोनों कर सकते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं। पुलिस वैसे भी अपना यूपी का पुलिस तो वैसे ही माशाल्लाह एकदम, क्या कहना। खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बदायूं की घटनाओं को लेके, हाथरस कांड को लेके मैं कुछ बोलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया, क्या किया, क्या रिपोर्ट आई, सभी जानते हैं, भली बात पूरे देश में ये सब चीजें चली। खैर कुछ बोलूंगा नहीं। तो पुलिस थानों की हम रैंकिंग की तो बात बोल ही सकते हैं, तो हम बात करेंगे इस पे। पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। अगला जो टॉपिक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम मजे से पढ़िए। तो पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। थानों की रैंकिंग में देखते हैं कौन है नंबर 1, क्या मिला किसको, तो अपना वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो रैंकिंग बड़ा जरूरी है, रैंकिंग होने से ही चीजें सॉल्व होती हैं। रैंकिंग होने से ही कुछ चीजें पता भी चलती हैं। जैसे मानव स्वतंत्रता सूचकांक आपको पढ़ाया, तो जाहिर सी बात है एक को मिलेगा ना, तो दूसरा वाला उससे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। यार हम क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय, कोई बता सकता है गृह मंत्री कौन है हमारे देश के? कौन है गृह मंत्री हमारे देश के? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, घर के मंत्री कौन है? वेरी गुड, अमित शाह जी है, वेरी गुड। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। इतना तो सबको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पता है तो। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है, और यह वार्षिक रैंकिंग 2015 से जारी की जा रही है। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है। और रैंकिंग के मुख्य बिंदु थोड़ा सा देख लीजिए, क्या क्या है भैया। रैंकिंग जारी की जा रही है, वो भी पुलिस थानों की रैंकिंग जारी की जा रही है, और पुलिस में इतना सुधार, पुलिस रिफॉर्म की बात की जा रही है। मणिपुर के थैबोल जिले में नोकपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन के रूप में रैंक किया गया है। तो उसका कहाँ का है? वो पूर्वोत्तर का है, मणिपुर का है। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। कोई बता सकता है वहां के सीएम कौन है मणिपुर के? और एक खिलाड़ी भी है कोई मणिपुर का, लेडीज, बता सकते हैं कोई नाम? आप लोग शायद जानते भी होंगे, अभी बहुत जल्दी बताया भी था, बहुत पहले, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो शायद उनके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है, वो भी मणिपुर से ही है। कोई बता सकता है कौन है वो? ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं उनके बारे में, पिक्चर भी बन चुकी है उस लेडीज के ऊपर, अभी भी बहुत अच्छा खेलती है वो। कोई बता सकता है? चलिए सोच के बताइए। मणिपुर के थैबोल जिले में नोकपोक सिकमई पुलिस स्टेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन के रूप में रैंकिंग किया गया है। तो ये देखिए भैया पूर्वोत्तर का है, ये मणिपुर को मिला है। हवा में मत कीजिए यूपी वालों हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु के सलेम शहर के सूरमंगल के ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन ने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो एक ले गया पूर्वोत्तर, दूसरा ले गया साउथ वाला, उत्तर और पश्चिम वाले बैठे रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये गर्व की बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें वो है, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम इन लोगों से सीखनी चाहिए और भी पुलिस स्टेशनों को। यह रैंकिंग इसीलिए दिया गया है कि और जितने भाई लोग हैं वो लोग भी अपनी छवि को अच्छे बना के रखें। वो ये छवि ना बनाए कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में वो चीजें चल रही थी, हाथरस वाला कांड, तो शायद बहुत अच्छी तारीफ नहीं हो रही थी आप लोगों की। तो पुलिस थानों की जो वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है, उसमें यही बताया गया है कि जो पुलिस है मणिपुर के जो थैबोल जिले में जो नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन है, वो नंबर 1 पे है, रैंकिंग में नंबर 1 है। और विमेंस की बात की जाए तो तमिलनाडु के सलेम शहर की जो जगह है, सूरमंगलम के आल वीमेन पुलिस स्टेशन ने इस सूची में दूसरा स्थान दर्ज किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए हम लोग को भी। पुलिस थाना देख सकते हैं, सोचिए इतनी सफाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। तो देख लो, दो तो पूर्वोत्तर ले गया, एक दक्षिण ले गया, बाकी उत्तर पश्चिम वाले क्या कर रहे हैं भाई लोग, भौकाल में है सब।
रैंकिंग में सिर्फ 10 पुलिस स्टेशन कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। 7 शीर्ष पुलिस स्टेशन जैसे छत्तीसगढ़ का झीलमिली स्टेशन, गोवा का गेम स्टेशन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कालीघाट, सिक्किम का पांग्योंग, उत्तर प्रदेश का कांठ, दादर व नगर हवेली का खानवेल तथा तेलंगाना का जम्मी कुत्ता टाउन पुलिस स्टेशन। खैर इतना लंबा चौड़ा नहीं जानना है, पहला दूसरा तीसरा देख लीजिएगा, जरूरी है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जान के क्या करेंगे, रैंकिंग के बारे में देख लीजिए कि वर्तमान में भारत में 16,671 से अधिक पुलिस स्टेशन है भारत में। और सिर्फ 10 स्टेशनों को विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में या कमजोर वर्ग संपत्ति अपराधों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और 2020 में भारत सरकार ने अज्ञात व्यक्ति, लापता व्यक्ति और अज्ञात शव के 3 पैरामीटर पेश किए थे। तो ये सारे रैंकिंग के बारे में जो पैरामीटर्स हैं, पुलिस थाने कितने हैं, सिर्फ पुलिस स्टेशन में कौन कौन से मापदंड है, उन मापदंडों के अनुसार कि भाई किसी भी पुलिस स्टेशन को अगर रैंकिंग दी जाएगी तो कोई ना कोई इसका पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर यूज किया गया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की किसी या कमजोर वर्ग या संपत्ति अपराधों के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसी के बारे में बता भी रहा हूँ। और 3 जो मैंने कहा कि 2020 में भारत सरकार ने अज्ञात व्यक्ति, लापता व्यक्तियों या अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात शवों के 3 नए पैरामीटर पेश किए भी थे 2020 में। और वैसे भी कोरोना महामारी में देखिए हमारे कोरोना वॉरियर्स ये लोग पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याएं थोड़ी सी देख लीजिए। देश स्वीकृत पुलिस बल संख्या प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मी है। ये हमारे देश की सच्चाई है, ये हमारे देश की सच्चाई है सर, कि स्वीकृत पुलिस बल संख्या प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मी है। हालांकि 2016 में यह आंकड़ा मल्ली 137 था। अब सोच लीजिए, तो जैसा समाज रहेगा वैसा पुलिस रहेगी। खैर और आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं पुलिस वाले, कई जगह गलत है, कई जगह सही है, सभी में होता है, लेकिन देश की रक्षा करते हैं ये लोग। हमेशा 24/7 पुलिस तत्पर रहती है हमारी, बहुत अच्छी पुलिस है। और आगे बढ़ते हैं। इसके कारण पुलिस बल पर अधिक भार है। कितना भार है सोच लीजिए, इन नेताओं पे कितने भार है, ये देख ही रहे हैं। नेता भी तो खैर हैं ही सब, अपने भी लेके घूमते रहते हैं सब, मैं क्या इनको बोलूं। लेकिन पुलिस वालों को सोचिए कि जिनके ऊपर होता है 1 लाख पे, मैंने आपको क्या डेटा दिया, 1 लाख पे 181 पुलिसकर्मी है। अब सोच लीजिए जिम्मेदारियां कितनी है इनके ऊपर। हो सकता है हम लोग कभी बोल देते हैं कि पुलिस वाले यार, लोग तारीफ नहीं करते जाते कि पुलिस से क्या बस वही है। आर्मी वालों को तो तारीफ होती है, पुलिस वालों की तारीफ कम ही सुनते होंगे आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग बेचारे मेहनत किए, कोरोना में तो बहुत ही मदद किया है लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन क्या करें, ये भी मजबूर हैं। 181 पुलिसकर्मी है 1 लाख के, अगर जनसंख्या लिया जाए, प्रति लाख व्यक्ति पे लिया जाए। और 2016 का आंकड़ा अगर हम लें तो 137 ही था। अब बताइए इतने लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है यार, ये भी इंसान है, ये भी हम लोग के बीच के ही लोग हैं। इसके कारण पुलिस बल पर अधिक भार है, बहुत भार है। और वर्तमान भारत में 5.5 लाख पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। और सरकार कहती है रोजगार देंगे, हाँ, तो दे रोजगार, किसने मना किया है तुमको? आधा तो वही लेके के दर्जन घूमते रहते हैं सब नेता लोग। इसका मतलब है कि भारत के स्वीकृत पुलिस बल की संख्या का लगभग 24% हिस्सा जो है खाली पड़ा हुआ है। और सिक्योरिटी की बात लंबा चौड़ा ये लोग चुनाव में बोलेंगे, लोग कहानी सुनाएंगे लोग। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने सिफारिश की है कि प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ये वहां का रिपोर्ट है, एवरेज बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र कहती है कि कम से कम 1 लाख पे 222 होने चाहिए। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, जोड़ के बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। सीसेट तो पढ़ते हैं ना आप लोग। तो और भी देखिए कि कैग की रिपोर्ट जो है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी है। भाई किसने मना किया है आपको हथियारों की कमी के लिए? नेताओं की सारी सुविधाएं तो मिल ही रही है। उदाहरण के लिए यह रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कम से 71% और 75% हथियारों की कमी थी। इसके अलावा पुलिस थानों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो खैर मैं कुछ इस पर बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। ये कैग की रिपोर्ट है। और बताइए कैग के इसमें हेड कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं इस समय? बताइए, कोई बता सकता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है इस समय? कोई भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैग की रिपोर्ट कहती है। अगला हम टॉपिक कहते हैं, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो भैया जी, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है,
वेरी गुड। और आरबीआई के समय हेड कौन है बेटा? गवर्नर कौन है आरबीआई के? कमेंट करके आप हमको बताइए। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ, तब तक आरबीआई के गवर्नर का नाम आप लोग बताइए मुझे। बस 1 मिनट रुकिए, बस इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, बस एक अर्जेंसी है। आरबीआई के गवर्नर का नाम तब तक बताइए। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैं आ गया, सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है बताइए? आरबीआई के गवर्नर कौन है? कोई तो होंगे, तो नाम बता दीजिए। आरबीआई गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर कितने हैं, उनका भी नाम बताइए। हाँ, आरबीआई बैंकों का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताइए। और ये भी बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसने एचडीएफसी बैंक को अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। क्यों दिए हैं भाई एचडीएफसी बैंक को? बताइए इतना। कोई है बताने वाला? वही डिजिटल 2.0 कार्यक्रम, डिजिटल 2.0 लॉन्च को, 2.0 कार्यक्रम को। चलो कोई दिक्कत, अब तो मोदी 2.0 हो गए। ठीक है, बताइए। कोई है महारथी जो बता सके मुझे? कैसा लगा क्लास आज का? कुछ बताइए आप लोग, कैसा लग रहा है क्लास आज का? पुलिस थाना से लेके सब चीज बताई गई आज। कपास आयात से लेके हर मुद्दे पे मैं बात करता हूँ, बताइए कैसा लग रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ, बाकी जिन लोगों को पता है वो कमेंट कीजिए, और बाकी जिनको नहीं पता है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी कमेंट कीजिए और चीज आप लोग बताते रहिए। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं फिर हम, क्योंकि पेपर है आप लोग का। अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक को अपने डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत अपने सभी लॉन्च को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा है। तो ये आरबीआई ने आदेश दिया है उनको, और आरबीआई आदेश दे दे तो सोच लिए क्या होगा इनका। कारण क्या है कि आरबीआई ने बैंक के खिलाफ आक्रोश के संबंध में आदेश जारी किया है, और यह आदेश पिछले 2 वर्षों में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बैंक की भुगतान उपयोगिताओं में गड़बड़ी की घटनाओं के संबंध में जारी किए गए हैं। इसीलिए एचडीएफसी बैंक पे लगाया गया है कि भाई साहब आप बदमाशी करना बंद कर दीजिए। आप पिछले 2 साल से आपकी घटनाएं सुन रहे हैं सब चीजें, और हम आरबीआई हैं, हम सबको घुमाएंगे, मतलब हम सबको लगाम लगाएंगे, और आप बदमाशी करोगे तो आपके ऊपर भी नियम लगेगा ये। तो 2.0 जो कार्यक्रम के तहत अपने सभी जो भी लॉन्च है इनका, जो उसको अस्थायी रूप से बंद करने के लिए आदेश दिया है, कहा है। और जैसे मैंने कहा, ने आरबीआई ने बैंक के खिलाफ यानी एचडीएफसी बैंक के खिलाफ आक्रोश के संबंध में आदेश जारी किया है। खिलाफ जो आक्रोश है उसके लिए आदेश जारी किया है। और यह आदेश जो है पिछले 2 वर्षों में जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की भुगतान उपयोगिताओं में जो गड़बड़ी की घटनाएं आई है उस घटनाओं के संबंध में जारी किया गया है। कोई दुश्मनी नहीं है, जो घटनाएं हुई है उसी के लिए जारी किया है। भैया सब बदमाशी बनना बंद कर दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं मामला क्या है। नवंबर 2020 में प्राथमिक डेटा सेंटर में होने होने बिजली चले जाने के कारण बैंक को पूरे देश में नाराजगी का सामना करना पड़ा था। और दिसंबर 2019 में भी ग्राहकों को ऋण ईएमआई का भुगतान करने और क्रेडिट कार्ड बिलों का निपटान करने में समस्याओं का सामना करने पर बैंक की कड़ी आलोचना की गई थी। यही मामला था। इसके साथ डिजिटल 2.0 क्या है ये भी देख लीजिए। डिजिटल 2.0 पहल के तहत एचडीएफसी बैंक ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने की योजना बनाई थी, टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य सभी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे कि बीमा, व्यापार, निवेश आदि को पूरा करने के लिए ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना था। रोक लगा दी गई है, अब सुविधा प्रदान कीजिए आप। तो यही सब चीजें थी। और भी देखिए, यह देश का ऐसा पहला बैंक था जिसने 10 सेकंड डिजिटल लोन पेश किया था, सोच लीजिए। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और एचडीएफसी बैंक नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन पर काम कर रहा था। और आरबीआई के आदेश के अनुसार एचडीएफसी बैंक को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए, और बैंक के अनुपालन पर संतुष्ट होने के बाद ही आरबीआई इन प्रतिबंधों को हटा देगा। तो वैसे एचडीएफसी तो काम तो बहुत अच्छा किया है, कुछ कमियां थी, उसको कहा गया है अगर ये सही कर देगा तो जो प्रतिबंध लगे हैं सारे प्रतिबंध उसको हटा देंगे।
और ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा पहला बैंक था जिसने 10 सेकंड में डिजिटल लोन दे दिया, ये फ्रीज करके उधार प्रस्तुत कर दिया इसने। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है भाई साहब, और एचडीएफसी बैंक, जो मैंने कहा कि नई तकनीकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन पर काम कर रहा था। गड़बड़ियां हुई हैं उसको दूर करेगा वो, और जब तक नहीं दूर करेगा तब तक लगा है बैंक, कोई दिक्कत नहीं है, सही करने की कोशिश तो करेगा ही वो। और एचडीएफसी बैंक को अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगा, और बैंक के अनुपालन पर संतुष्ट होने के बाद ही आरबीआई जो है उनको प्रतिबंधों को हटा देगा। अब देखते हैं कि क्या है बैंकिंग विनियमन एक्ट क्या है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स में आपके सर पढ़ाएंगे। आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार देश में सार्वजनिक और निजी बैंकों में से किसी भी बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बैंक है बेटा, किसी भी बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि बैंकों का बैंक है आरबीआई, बिग बॉस है वो। बदमाशी करोगे तो प्रिंसिपल सजा देगा ही, तथा इसके बारे में आदेश जारी कर सकता है। हाल ही में इस अधिनियम के आधार पर एचडीएफसी बैंक पर अंकुश लगाया गया है, और इस प्रकार आरबीआई देश में वाणिज्यिक बैंकों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मतलब वो परिवार का मेन सदस्य है भाई, वो ग्रैंड फादर है आरबीआई, बैंकों का बैंक है वो। तो इनकी बदमाशी हुई थी, इन्होंने बदमाशी 2 साल से देख रहा था, कहा कि भैया अब बहुत हो गया, अब शांति से रहो, हम हैं, बाकी कौन है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, यही घटनाएं हुई। अगला देखते हैं टॉपिक, भारत और सूरीनाम जो देश है दोनों ने 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित किया है। तो जाहिर सी बात है विदेश मंत्री हमारे रहेंगे और उनके विदेश मंत्री रहेंगे, और दोनों बातें भी करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े, क्योंकि सीधे हम मुद्दे पे ही आज रहना चाहते हैं, क्योंकि पेपर से बच्चों के, और मैं इन चीजों को भली बात समझ सकता हूँ। ठीक है, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को 7वीं भारत और सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। किसने किया है? विदेश मंत्रालय ने किया है। तो सबसे पहला आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है बताइए। चलिए, कौन है विदेश मंत्री इस समय भारत के? कोई तो होंगे, तो नाम बता दीजिए उसका, उनका नाम बताइए। बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं विदेश मंत्री साहब। मोदी 1.0 में, जब मोदी जी 2014 से 2019 में थे, तो उस समय सुषमा स्वराज जी थी, बहुत अच्छी लेडी, बहुत जबरदस्त स्पोक पर्सन, जबरदस्त प्रवक्ता। मतलब कोई तारीफ के जितने भी मतलब हो, तो मतलब कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विदेश मंत्री तुरंत एक्शन लेती थी, मतलब क्या मैं बोलूं उनका। खैर, कुछ ऐसे लोग थे जो आइडल होते ही हैं और वो अपनी छाप को हमेशा छोड़ के जाते हैं। जैसे मनोहर पर्रिकर साहब थे, गोवा के सीएम थे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, और जबरदस्त उनकी तो खैर मैं अभी हाल ही में पढ़ाया भी था उनके बारे में। तो खैर, इस समय विदेश मंत्री कौन है आप कमेंट करके बताइए। वो बताइए, जल्दी बताइए अपना, फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए। और कोई, और कोई जल्दी बताओ, और कोई है? ठीक है। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को 7वीं भारत और सूरीनाम जो देश है उन दोनों के बीच में संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है। कब की गई है? दिसंबर में की गई, 2 दिसंबर को। मुख्य बिंदु क्या था, क्या मुद्दे की बात हुई, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भाई दो लोग मिल रहे हैं तो कुछ तो बात किए होंगे। तो बात देखिए क्या क्या किए हैं। इस बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए मैकेनिज्म तंत्र के महत्व पर चर्चा की है, भारत और सूरीनाम दोनों देशों ने। और उन्होंने राजनीतिक संवाद को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की है, और दोनों देशों ने बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। जाहिर सी बात है, कोई भी देश मिलेगा, कोई भी विदेश मंत्री मिलेगा, तो ये सब चीजें तो होना स्वाभाविक सी चीज। मिलेगा तो बात ही करेगा, क्षेत्रीयता की बात करेगा, एक दूसरे के सहयोग की बात करेगा, कोऑर्डिनेशन की बात करेगा, टेक्नोलॉजी की विकसित करने की बात करेगा, और जितने भी डायमेंशन होने चाहिए उन दोनों के बीच में, वो सारी चीजों के मुद्दों पर बात होगी। तो वो लोग मिले 2 तारीख को, और इन चीजों में 7वीं भारत सूरीनाम बैठक आयोजित की गई थी। और जैसे मैंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को, ठीक है, और मैकेनिज्म तंत्र के महत्व पर भी चर्चा की गई है, और राजनीतिक संवाद को गहरा करने की भी बात की जा रही है, और बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान, जब विचारों का आदान प्रदान ही होगा, टेक्नोलॉजी जब विकसित होगी, क्षेत्रीय चीजों को लेके चला जाएगा आदमी, राजनीतिक संवाद की जब बात करेगा, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर बात जब करेगा, तो जाहिर सी बात है अपने विचारों का आदान प्रदान तो करेगा ही। तो ये सब चीजें की गई। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? और भी देखते हैं।
भारत और सूरीनाम ने पारस्परिक संबंधों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। दोनों देशों ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ लेते हैं ये लोग। और अगली संयुक्त आयोग की जो बैठक है 2020 में पारामारिबो में होगी, और ये इसकी राजधानी है सूरीनाम की, जहां तक मुझे लगता है। कोई बताए कि सूरीनाम का इस समय करेंसी क्या है। सूरीनाम एक देश है जिसकी करेंसी क्या है, यही हमको बताइए। अगली जो संयुक्त बैठक होगी दोनों की, वो सूरीनाम में ही, सूरीनाम की जो राजधानी है पारामारिबो में होगी 2022 में। ठीक है, और बताइए करेंसी कौन है ये तो बता दो। चलो मैं राजधानी बता दी। सातवीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग बैठक के बारे में थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। दोनों देशों के मंत्रियों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र को गति देने पर सहमति व्यक्त की है। जाहिर सी बात है, दो लोग मिलेंगे तो व्यापार की बात होगी, क्षेत्रीयता की बात होगी, निवेश की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, और बहुत सी चीजों, टेक्नोलॉजी की बात, मैग्नीशियम तंत्र की बात, बहुत सारी चीजों पर बात होगी। तो मंत्री जी लोग बैठेंगे और बातें की है, बातें इन्होंने भी किया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, आने वाले चैप्टर्स, आने वाले टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, आपको खुद समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हर मुद्दे पर बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। 2022 में सूरीनाम में होगा, उसकी राजधानी में होगा। दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, कृषि, खनन, रक्षा और विकास भागीदारी, संस्कृति, शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और इस बैठक के दौरान सूरीनाम के साथ भारत की विकास साझेदारी को भी स्वीकार किया गया है। और दोनों देशों ने पाइपलाइन परियोजनाओं पर भी चर्चा की है, और इस परियोजना का उद्देश्य जो था, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता में योगदान देना है। जाहिर सी बात है, जब विदेश मंत्री मिलेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, इन सारे मुद्दों पर भी बात हुई, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व की हम लोग रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, विकास की बात करेंगे, रक्षा की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई है, और हम दोनों ने बात की है। हम दोनों मतलब दोनों विदेश मंत्रियों ने। और जो अगला जो संयुक्त बैठक होगा वो सूरीनाम की राजधानी में होगा 2022 में। और पाइपलाइन की भी बात हुई है, पाइपलाइन बिछेगा। फिर उसके बाद इस परियोजना का जो उद्देश्य यही है कि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता में योगदान देना है, तो हम लोग देंगे उसमें भी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़े, क्योंकि क्लास 1 घंटे के आसपास तो हो ही गया अब। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या है हमारे, क्योंकि मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने बड़ा कहा कि बहुत घूमते रहते हैं, विदेश दौरा करते हैं, जो 2014 में आए थे। तो विदेश दौरा वो करते थे, और ऐसा विपक्ष के द्वारा भी कहा जाता था, मीडिया में आती थी न्यूज। लेकिन वो विदेश दौरा नहीं करते थे, वो तो पूरा एकदम मतलब माहौल सेट कर देते थे हर देश के साथ, जो पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। उन उन देशों में वो चले गए जिन देशों में कभी हमारे प्रधानमंत्री कोई गए भी नहीं थे। और आज वही रीजन है कि भारत जो है विश्व पटल पे एक स्थान, पोजीशन उसका है। और इसीलिए मैंने बताया था ना कि मोदी जी, जिस मोदी को, जिस देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो अमेरिका इतना घुर्राता था, वीजा नहीं देता था, रेड कार्पेट पे जाके स्वागत कर रहा है उनका। और अभी हाल ही में बताया, कल ही अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने बताया था कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। इसके साथ साथ वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी, और वो क्या कहते हैं, जापान वाले को भी मिला है, क्योंकि क्वाड के सदस्य वो लोग भी हैं। तो समय सबका बलवान होता है। तो हमारी जो उनकी सांस्कृतिक महत्व से लेके ऐतिहासिक जो भी महत्व है, वो सारी चीजों पे बात की गई है। और हम चलिए बात कर लेते हैं भारत और सूरीनाम संबंध क्या है। भारत और सूरीनाम ने वर्ष 1976 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, और 1997 में भारत ने पारामारिबो में अपना दूतावास खोला था, जो उसकी राजधानी है। और सूरीनाम ने वर्ष 2000 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। अब ये आप हमारे क्या खोलोगे, हम आप क्या नहीं खोलेंगे। फिर भाई हम साथ साथ हैं भाई, तो वो भी खोले। 97 में तो हमारे वाले भी, उनके वाले भी खोल दिए, हमारे तो सब 2000 में खोल दिए नई दिल्ली में। तो दूतावास खुल गया। और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो होता है वो होता है 228.49 मिलियन डॉलर का है। और भारत सूरीनाम से एल्युमिनियम, लकड़ी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का आयात खरीदता है, मतलब हम लोग लेते हैं उनसे, जबकि इसके बदले में देते क्या है ये भी देखिए। यह सूरीनाम को लोहा, स्टील, मशीनरी, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, साउंड रिकॉर्डर, चाय, वाहन, वस्त्र का निर्यात करता है। मतलब हम कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, व्यापार होता है। और सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवार का समर्थन किया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी देश हमारे लिए छोटा और बड़ा नहीं महत्व रखता है, महत्व ये रखता है कि वो देश हमारे साथ खड़ा है कि नहीं है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है सूरीनाम ने। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी
बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई देश अगर खुल के मुखर होकर बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए फिर। कोई डाउट है किसी को? उनके ठीक है, हाँ। खूब मोदी जी घूमे थे, उसके बाद लोगों ने हंस उड़ाया कि नहीं यार, ये तो वो विदेश दौरा बहुत करते हैं। विदेश दौरा नहीं करते, वो फील्डिंग करके आ गए थे, लोगों को समझ में नहीं आया। अब समझ में आ रहा है चीजों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी तो ट्रेड बहुत सारे देशों से हम कर रहे हैं, होना भी चाहिए सभी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बस दो टॉपिक और हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कमिटमेंट भी किया था कि जो आप लोग, हाँ, वीडियो काफी बड़े बड़े पहले हो जाते थे, कोई नहीं, हम छोटा छोटा कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए करता था, जो जैसा आप लोग रिव्यू दें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, अपने रिव्यू देते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार, आपके रिव्यू के अनुसार ये चीजें सॉर्ट आउट हो पाती है। कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है, कमेंट प्लीज आप लोग कीजिए, क्योंकि किसी की मेहनत, किसी का जो भी हो, आप लोग के द्वारा ही पता चले। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पढ़ना, मेरा समझाना, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी हो। और आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जरूर आप लोग बताइए। क्वेश्चंस बीच में जो पूछते हैं उसके भी क्वेश्चंस लिखिए और घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 63वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या है राजस्व खुफिया निदेशालय, क्या इसके काम है, क्यों ऐसा किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जब खुफिया ही है तो खुफिया काम करेगा ही। तो आज राजस्व खुफिया महानिदेशालय, मतलब ये आज हटाइए, राजस्व खुफिया निदेशालय 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। और कोविड 19 महामारी के मद्देनजर इस बार यह समारोह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। तो आपको दो चीजें पता चली कि वित्त मंत्री कौन है और वित्त राज्य मंत्री कौन है। बार बार पूछता भी हो, सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का एक पैनल भी चर्चा भी आयोजित की जा रही है। तो ये भी चीजें होंगी, वर्चुअली तरीके से होगा। स्थापना दिवस के रूप में, भाग के रूप में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जा रही है। तो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? 63वां स्थापना दिवस है, बिल्कुल। तो बात करते हैं सीधे हम राजस्व खुफिया निदेशालय का। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात की जाए, क्योंकि इसी के लिए स्थापना दिवस मनाया गया है, 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इन्हीं के बारे में बात कर लें, ये है कौन, क्या है ये सब चीजें। यह निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। यानी कि जो बोर्ड है राजस्व खुफिया निदेशालय, ये चलाया जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। और यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक है और इसकी अध्यक्ष भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के महानिदेशक द्वारा की जाती है। तो कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। तो इसका जो अध्यक्षता किया जा रहा है वो विशेष सचिव के स्तर के जो महानिदेशक होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? 63वां स्थापना दिवस हुआ, दोनों वित्त मंत्री, वित्त और वित्त राज्य मंत्री, दोनों ने वर्चुअली आयोजित किया है, इसको साथ आयोजित किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जा रही है। और जैसे मैंने कहा, राजस्व खुफिया महानिदेशालय, यह निदेशालय जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत सरकार के विशेष सचिव स्तर के जो महानिदेशक होते हैं वो उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक है। ये ऑलरेडी बता दिया, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, बताना है तो बता सकते हैं। आगे बढ़े तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। खुफिया निदेशालय, इसका प्रमुख कारण जो है, कारण भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करना है
और यह प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब राजस्व खुफिया निदेशालय ही है, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रतिबंधित वस्तु होंगी, जो भी तस्करी होगी, उस तस्करी पर रोक लगाने का काम तो करेगा ही। तो इसका जो मुख्य कारण है भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करना है, और यह प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह ब्लैक मनी, काला धन, ब्लैक मनी कितना है पूछो सरकार से, और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और वाणिज्यिक फ्रॉड के विरुद्ध भी कार्य करता है। ठीक है। और यह मुख्य रूप से नशीली दवाओं, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए भी कार्य करता है। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में है, और देश भर के इसके 7 जोन हैं, जिनके कार्यभार अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा संभाला जाता है। जब कार्य जाते पड़ जाता है तो अतिरिक्त लोग भी लग जाते हैं काम में। और वर्तमान में राजस्व खुफिया निदेशालय के महानिदेशक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बलेश कुमार जी हैं। तो इसका जो काम है, और कौन अधिकारी साहब है, कहाँ हेडक्वार्टर है, काम कौन कौन सा है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। कितने जोन है, उन जोनों में कौन कार्यभार संभालता है, इस सारा का सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, हर साल काम देगा। ठीक है, जान भी लीजिए, ये अपने ही है तो जानेंगे इनको, क्या दिक्कत है? कोई डाउट है किसी को? हाँ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 7 जोन है, वहां पे भी कुछ महानिदेशक बनाएंगे, अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हाँ, प्रतिबंधित वस्तुओं को, तस्करी को रोकने के लिए किया जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। और काला धन जैसे मैंने कहा, और ट्रेड बेस्ड मनी जो होते हैं, लॉन्ड्रिंग जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग समझते ही हैं आप लोग। और वाणिज्यिक फ्रॉड भी बहुत सारे आजकल हो रहा है, आजकल तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, क्या मैं बोलूं। और ब्लैक मनी तो सरकार बता ही रही थी, काला धन लाएंगे, कब आएगा पूछो। तो हमसे क्या पूछ रहे हो, सरकार से पूछो। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण नीति में मेरिट की अनदेखी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की जो नीति है उसमें मेरिट की अनदेखी नहीं करना है आपको। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, कौन सा केस है, क्या हो गया भाई कि ऐसा कर दिया उच्चतम न्यायालय ने कि आरक्षण नीति में मेरिट की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है। तो चलिए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जब बात हो रही है, बताइए वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्चतम न्यायालय के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है मुख्य न्यायाधीश? और इनका क्रम क्या है, मतलब अभी तक जितने भी भारत में जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं, ये मतलब इनका कौन सा क्रम है? हर साल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए कौन है मुख्य न्यायाधीश? क्या नाम है उनका? अरविंद, क्या अरविंद, बताइए। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है भाई, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो नाम बताइए पूरा इनका। कहाँ से आते हैं ये भी जानना चाहिए आपको, किसी ना किसी राज्य से आते होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में तो जानिए, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है, क्या नाम है इनका? चलिए, वेरी गुड। हाँ, और आगे बेटा आंसर बताया करो यार, कैसे काम चलेगा। ठीक ठीक, आंसर ठीक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आरक्षण के विचारों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण कोटा की नीति का उद्देश्य मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित करना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से ही संबंधित क्यों ना हो। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो आरक्षण कोटा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए लाया गया था, तो आरक्षण कोटा की नीति का उद्देश्य यही था कि मेधावी छात्रों को नौकरी के अवसरों से वंचित करना नहीं है सर, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित क्यों ना हो। इसके साथ ही साथ निर्णय के अनुसार ये भी कहा है कि अनुमेय कोटा लाभ के अधीन रहते हुए सीटों को भरने की किसी भी विधि में योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और मेधावी उम्मीदवारों का ही चयन होना चाहिए, चाहे वे किसी जाति या वर्ग के हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, और होना भी चाहिए, जो मेधावी होगा वही तो मेरिट में आएगा। तो यही सब चीजें हैं, तो यही सब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा भी गया है कि जो कोटा लाभ के अधीन रहते हुए सीटों को भरने की किसी भी विधि में, किसी भी कानून में योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और मेधावी जो भी हमारे उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए, और चाहे वो किसी जाति या किसी वर्ग के हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि करोड़ करोड़ आरक्षण कोटा की नीति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी मेधावी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित नहीं करना चाहिए, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से ही संबंधित क्यों ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। बाकी तो इतना समझते ही हैं आप लोग।
इसमें कहा गया कि अनारक्षित श्रेणी में, अनरिजर्व श्रेणी में प्रतियोगिता पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा कहानी देख लेते हैं, बैकग्राउंड। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, बैकग्राउंड क्या था देख लीजिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की महिला कांस्टेबल पदों की भर्ती का आयोजन किया गया था, अब सभी को पता है। और इस परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कर्मचारी की विशेष कोटे के तहत महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। तो जाहिर सी बात है, वो लोग भी पेपर देते हैं, वो आता है ना सबका अलग अलग, कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, क्या क्या आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, कोई ऐसा नहीं लिखा होता है, इस कोटे में आते हैं, उस कोटे में आते हैं। तो ये यूपी में एक पेपर हुआ था, महिला कांस्टेबल के पदों की भर्ती का आयोजन किया गया था। और यूपी तो खैर माशाल्लाह, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मतलब ये कहना चाहता हूँ, यूपी बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा पेपर सरकार करवा रही है यहाँ पे। कहूंगा नहीं, बोलूंगा सब, ठीक है। क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश की, क्या मैं बोलूं, खैर युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यूपी में, खैर कोई बात नहीं, वक्त बताएगा। क्योंकि जो युवाओं के साथ नहीं है सरकार, वो किसी के साथ नहीं हो सकती। तो युवा देश का आइकॉन होता है, ठीक है। क्योंकि युवा देश का आइकॉन होता है और उसको चाहिए रोजगार। और आप लोग जो बार बार पेज फंसाते रहते हो, खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन समझदार हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के महिला कांस्टेबल पदों की भर्ती का आयोजन किया गया था। और इस भर्ती परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कर्मचारियों के विशेष कोटे के तहत महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। वो हो गया वो विवाद, 4-5 साल लगाइए फिर, इनकी तो आदत है। क्या विवाद, और भी देखिए, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक सेवा समेत अन्य भर्ती परीक्षा में आरक्षण संबंधी एक नीति अपनाई जा रही थी, जिसके तहत सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले सभी पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह नियम महिला उम्मीदवारों पर लागू नहीं था, जिससे यह मामला न्यायालय के समक्ष गया कि ये क्यों बदमाशी। ये बदमाशी तो हमेशा करते रहते हैं, मैं इसमें डाउट तो नहीं रहूं, लेकिन 100% सत्य है कि ये बदमाशी जानबूझ के करते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में यह स्थापित किया जा चुका है कि आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्य है, तो योग्य है तो दो उसको, सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित हो। तो यही कहानी है, और मैं क्या इसकी ज्यादा बोल रहा हूँ, जितना बोलूंगा उतनी दिक्कत होगी, बस आप लोग जानिए, समझदारों के लिए इशारा काफी। और आगे बढ़ते हैं। यही सब चीजें हैं यार, क्या बोला जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख निष्कर्ष यही है कि ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की एक विधि है, एक कानून है। और इसे एक ऐसी निर्धारित परिधि में नहीं लाया जाना चाहिए जहां किसी उम्मीदवार को योग्यता के बाद भी अभी उस परिधि से बाहर आने का अवसर न हो, ठीक है। और ऐसा होने से सकारात्मक भेदभाव, जातिगत आरक्षण बन जाएगा। और जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी उनके आरक्षण की सीमा के भीतर ही सीमित रह जाएगी और योग्यता की उपेक्षा होगी। तो योग्यता है तो उसको दो ना यार, किसने रोका है आपको, है। आप समझ सकते हैं चीजों को। तो यहाँ तक किसी भी महानुभाव को कोई बताए, कोई समस्या हो तो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की एक कानून है, एक विधि है। और इसे एक ऐसे प्रतिनिधि परिधि में नहीं लाया जाना चाहिए जहां किसी उम्मीदवार को योग्यता के बाद अभी उस परिधि से बाहर आने का अवसर ना हो, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो सकारात्मक भेदभाव, जातिगत आरक्षण बन जाएगा। और जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी उनके आरक्षण की सीमा के भीतर ही सीमित रह जाएगी और योग्यता की उपेक्षा होगी। तो ये सब चीजें ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है। तो अभी भी जग जाइए तो बढ़िया है, ठीक है। और भी देख लीजिए, सब चीजें हैं। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली होती है और इसके अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है। आपका योग्य है तो आपको मिलेगा, चाहे वो किसी आरक्षण का उपलब्ध हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 335 में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप में से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एससी हो चाहे एसटी के सदस्यों के दावों के प्रशासन की दक्षता पर जोर कर देने की बात की गई है। तो ये भी दूसरा एक पक्ष है, तो इसको भी देख लीजिए, चाहे एससी या एसटी है, उनकी भी यही है कि सदस्यों के दाव में प्रशासन की दक्षता पर जोर देने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। और कोई बात,
आरक्षण से तात्पर्य क्या है सब लोग जानते हैं, ऐसा मुद्दा है कि मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा भी नहीं इस पे। भारत में आरक्षण का सामान्य अर्थ यही है कि सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, संसद, विधानसभाओं में कुछ वर्गों की आबादी के लिए सीटों को रिजर्व करना है। सिंपल भाषा में यही है। और इसके सकारात्मक कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में आरक्षण को संविधान द्वारा समर्थित सरकारी नीति के तहत सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो आरक्षण यही है और यही इससे तात्पर्य है। और इतना तो आप लोग समझते होंगे, इस पे क्या ज्यादा मैं बोलूं। और कुछ बात पूछना है किसी को? उद्देश्य यही है कि संविधान के अनुसार आरक्षण प्रदान करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यही है कि सामाजिक उत्थान होगा। भाई जो लोग स्ट्रीम से पीछे हटे हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है यार। जो लोग आज तक दबे कुचले हैं, उनको जिनको आरक्षण आरक्षण दिया जाए वो आगे बढ़े, उनको भी समाज में हक मिले उनको। अनुसूचित जातियों, एससी और अनुसूचित जनजातियों या किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों, जैसे ओबीसी है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, की उन्नति अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6) में की गई है। तो इनको भी सामाजिक उत्थान के लिए किया गया है और इसीलिए सबको आरक्षण दिया भी जाता है। और वही है कि सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, राज्य के अधीन सेवाओं में वंचित वर्ग के नागरिकों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व वही 16(4), 16 ये सब चीजें हैं, सब समझते भी हैं आप लोग। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत संसद, विधानसभाओं में अभी वंचित वर्गों यानी एससी चाहे एसटी जो भी होते हैं उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। हर जगह है यार, कहाँ नहीं है ये सब चीजें। और इतना तो आप लोग जानते भी हैं। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और लास्ट एक टॉपिक है बेटा, इसको भी पढ़ ही लो, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ आप लोग को, इसलिए मैंने कहा कि अब पहले की तरह 2-2.5 घंटे की वीडियो नहीं होंगे, कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है काजीरंगा है यार, इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा से जुड़े सारे डायमेंशन आज क्लियर कर दूंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये लास्ट टॉपिक है, 100% श्योर है लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है? चर्चा में क्यों है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा, जो वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम होती है, काजीरंगा कहाँ पर है पहले तो ये जानो, कहाँ है काजीरंगा, कहाँ है बताओ? काजीरंगा कहाँ है? असम में है। तो असम की राजधानी क्या है चलो बताओ? असम की राजधानी और असम के इस समय सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, चलो बताओ ये भी बताइए, ये भी बताओ, ये भी जरूरी है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से प्रभावित होने वाले वन्यजीवों के प्रवास यानी कि फ्लूट ड्राइव एंड वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन का अध्ययन किया गया है। तो जाहिर सी बात है काजीरंगा कई सारी चीजों के लिए मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा काजीरंगा पूरा डिटेल आज बताऊंगा, टेंशन ना लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हुआ यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जो प्रभावित होने वाले वन्यजीव हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वो माइग्रेशन मतलब वन्यजीवों के प्रवास का अध्ययन किया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्यजीवों के प्रवास के अध्ययन से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं जो निम्नवत है, ये देखिए आगे बताता हूँ। तो ये देखो क्या है काजीरंगा, गेंडा, हाँ? तो असम गुवाहाटी में स्थित कंजर्वेशन इनिशिएटिव ट्रस्ट और बेंगलोर में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च स्टडीज के 5 वैज्ञानिकों की टीम ने काजीरंगा नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों का अध्ययन किया। और अध्ययन किया तो कुछ बताएंगे ही ये। इन वैज्ञानिकों का अध्ययन मुख्यतः उन वन्यजीवों पर था जो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने या जल भराव की स्थिति में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। तो जो माइग्रेट हो जाते हैं वन्यजीव, उसके बारे में रिसर्च किया गया था। और रिसर्च में कौन कौन लोग शामिल थे? पहला, गुवाहाटी में स्थित कंजर्वेशन इनिशिएटिव ट्रस्ट और बेंगलुरु में जो स्थित है, जिसे हम सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, दोनों ने रिसर्च किया। इन दोनों के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में होता क्या है कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने या जब जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वन्यजीव जो है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। उसी पर रिसर्च किया गया है, उसी के बारे में हम चर्चा भी पूरा करेंगे आज। करते हैं चर्चा, मन की बात हम भी करते हैं, बताते भी हैं। आराम से पढ़ लो बेटा, पेपर में हमें साथ में, ठीक है? सीरियसली बोल रहा हूँ। पेपर उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर, ये आते हैं कि नहीं आते हैं। और ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन 2015 और 16 के बीच बाढ़ की स्थिति के पहले और बाढ़ की स्थिति के दौरान और बाढ़ के बाद की स्थिति के डेटा का उपयोग किया है। तो जाहिर सी बात है पहले स्थिति से ही कंपेयर किया जाता है, वर्तमान और पहले की ही स्थिति से कंपेयर करेगा कोई। और वैज्ञानिकों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के जिन वन्यजीवों के विशेष रूप से ट्रेस किया, उसमें शामिल थे एशियाई हाथी, भाई जो जो वन्यजीव की जो बात की है जो माइग्रेट हो रहे हैं बाढ़ के कारण,
उन जो उनको ट्रेस किया गया है, जिसमें वाइल्ड वन्य जीव जो है, जैसे एशियाई हाथी है, एशियन एलिफेंट, एक सींग वाले गैंडा, ये पेपर में पूछा जाता है, सब पूछे जाते हैं। ठीक है, एशियाई पानी की भैंस, सांभर, हिरन, बाघ और मटजक। तो ये जितने भी हैं वन्यजीव, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इन्हीं को ट्रेस करके ये रिपोर्ट तैयार किया भी गया कि ये माइग्रेट हो जाते हैं। और सर्वेक्षण में कहा गया कि ये वन्यजीव चाय बागान के क्षेत्रों और किसानों द्वारा निजी भूमि पर उगाए गए बांस, फसल भूमि आदि को प्रवास करते हैं। जब प्रवास करेंगे तो खराब भी करेंगे, तो उनका किसानों का फसल भी खराब होगा। इसलिए रिसर्च करना जरूरी था, क्योंकि प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं बाढ़ के कारण, तो जाहिर सी बात है जो किसानों की खेती होगी वो भी गड़बड़ाएगी भाई, जाएंगे उधर तो समस्या और भी पैदा होगी। तो यही सर्वेक्षण में पाया गया है कि वन्यजीव चाय बागान के क्षेत्रों और किसानों द्वारा निजी भूमि पर उगाए गए बांस, चाहे फसल भूमि हो चाहे आदि को प्रवास करते हैं। जब प्रवास करेंगे तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। और भी आगे देखते हैं काजीरंगा। कई जीवों को ऊंची ऊंची घास और सूखे इलाके पसंद आते हैं प्रवास के कारण। और इसके अतिरिक्त उक्त अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप से वन्यजीवों को खतरा पैदा हो रहा है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है और मानवीय हस्तक्षेप तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये बताया भी था मैंने आप लोगों को कई बार। तो चलिए धीरे धीरे करके सारा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट। एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं और ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। तो धीरे धीरे चीजों को पढ़ लीजिएगा। इनको ट्रेस किया गया है, वहां प्रवास कहाँ कहाँ करते हैं, उस प्रवास से क्या इफेक्ट पड़ता है और उनको क्या चीजें पसंद आती हैं, और जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप होता है तो क्या समस्या पैदा होती है, क्यों खतरा पैदा हो जा रहा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई हाथी, जैसे मैंने कहा कि एशियाई हाथी महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं और ये भारत सहित, भारत में तो पाए ही जाते हैं, इसके साथ ही साथ दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। तो हाथी मेरा साथी, एशियाई हाथी, इसको पढ़ लीजिएगा। और भारत सरकार ने, तो ये तो पेपर में हमेशा आता है कि भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। हाथी मेरा साथी। और भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ये पेपर में उठा के देखना, लगातार पूछा गया, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी के पेपर हो, लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और इसी के साथ ही इस वर्ष गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर में आयोजित हुई प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के जरिए सीएमएस समझौते की अनुसूची फर्स्ट में भारतीय हाथी को शामिल किया गया है। तो वैसे भी हाथी मेरा साथी है, और हाथी का क्या कहना। ठीक है, तो हाथियों से तो वैसे भी क्या मैं बोलूं, हाथी हाथी है, हाथी हाथी है और राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ठीक है। और भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और इसी के साथ इस वर्ष गांधीनगर में आयोजित हुई जो प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन हुए थे, उसके जरिए सीएमएस समझौते की अनुसूची फर्स्ट में भारतीय हाथी को शामिल किया गया है। अगला है एक सींग वाले गैंडे। तो गैंडे गैंडे हैं। तो एक श्रृंगी गैंडा जो है भारतीय राइनो, राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में व्यापक रूप से पाया जाता है। और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपके असम के गुवाहाटी में है, वहां पर पाया जाता है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये माइग्रेट हो रहे हैं बाढ़ के कारण, उनको चिंता तो करनी पड़ेगी। एक सींग वाले गैंडे, मानव की तस्करी भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं बदमाशी लोग, ये सब चीजें हो रही हैं। तो यही सब चीजें हैं कि एक श्रृंगी गैंडा भारतीय राइनो, राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा होता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में व्यापक रूप से पाया जाता है। और सबसे अधिक जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और पेपर में लगातार पूछता है। पढ़िए इनके बारे में। अगला देखते हैं कौन है महारथी, थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं, थोड़ा इनका भी तारीफ सुन लिया जाए। भारत ने एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। और उल्लेखनीय है कि एक सींग वाले गैंडे 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे। अब बताइए। और एवं एशिया की ऐसी एकमात्र स्तनधारी बड़ी प्रजाति है जिसे 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में विलुप्त प्राय से आरक्षित असुरक्षित प्रजाति के रेड सूची में डाल लिया गया था। इसको ये भी है, देख लीजिए। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आयुषीयन।
ठीक है, रेड सूची में इसको डाल दिया गया था, एक सींग वाला गैंडा। और जैसे मैंने कहा कि गैंडों के संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी, उसमें यही हुआ था कि एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो 20वीं सदी की शुरुआत में विलुप्त के कारण हो गए थे। और एवं एशिया की ऐसी एक मात्र स्तनधारी बड़ी प्रजाति है जिसे 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में विलुप्त प्राय से असुरक्षित प्रजाति की रेड सूची में डाल दिया गया था। तो ये रहा एक सिंग वाला गैंडा की कहानी। अगला है एशियाई पानी भैंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसिटिक वाटर बैफेलो की बात किया जाए, ये क्या है भाई? एशियाई पानी की जो भैंस है, जल भैंस या एशियाई भैंस बोविनो प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य है, जिसमें याक आते हैं, बाइसन, अफ्रीकी भैंस व अन्य जंगली मवेशियों की विभिन्न प्रजातियां शामिल होती हैं। और ये भारत समेत नेपाल, बर्मा, थाईलैंड में भी पाए जाते हैं एशियाई पानी की भैंस। और एशियाई पानी की भैंस भारत में व्यापक रूप से काजीरंगा और मानस, जो असम में ही है, काजीरंगा भी असम में ही है, और बता भी दूंगा कौन कौन है वहां पे, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये है एशियाई पानी की भैंस। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोगों को सीखने को मिल गया। इनके लिए क्या क्या चीजें हुई देख लीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। अगला है सांभर। सांभर क्या है? सांभर एक तो झील भी है और ये दूसरा सांभर है। ये सांभर जो है भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला एक बड़ा हिरन है। तो सांभर झील जो है राजस्थान में, वो तो है ही। ये सांभर क्या है? एक बड़ा हिरन है। ठीक है, और सांभर प्रजाति का हिरन हमारे देश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन है। और यह 2018 में हिरनी की आंखें हैं, 2008 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एक सुभिन्न प्रजाति वल्नरेबल स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध है। तो सांभर के बारे में आपको पता चल गया कि सांभर क्या है। सांभर एशिया में, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया में, या दक्षिणी चीन या दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक बड़ा हिरन है। और ये सांभर प्रजाति का हिरन हमारे देश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन होता है। और 2008 में जो आईयूसीएन की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में इसको सुभिन्न प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया था, वनरेबल स्पीसीज में इसको सूचीबद्ध किया गया था। अगला है हॉक हिरन। हॉक डियर क्या है भैया? हॉक डियर क्या है? तो हॉक डियर या पाढ़ा डियर की एक छोटी प्रजाति है। और यह डियर जो है, जो हिरन है, वो भारत, पाकिस्तान, चीन समेत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पाए जाते हैं। तो यह है हॉक हिरन। ठीक है, तो हॉक हिरन भी देख लिया आप लोगों ने। सांभर भी क्या है? एक बड़ा हिरन ही है, वो भी सांभर। तो इसको आप लोग पढ़ते जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और हॉक हिरन भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कई बार पूछा भी है कि अंतरराष्ट्रीय संरक्षित है। और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है आईयूसीएन, जिस जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आईयूसीएन आईयूसीएन, उसकी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया। आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा लिस्ट भी जारी किया था, रेड डाटा लिस्ट जो होता है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। और बाघ, द बर्ड, बाघ जो है, बाघ के बारे में पढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर जिंदा है? तो बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया करते हुए बाघों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। टाइगर जिंदा है? और बाघ जो है पैंथरा वंश या टिग्रीज प्रजाति का जीव है एवं इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रीज है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन में क्या चीजें पूछी गई हैं कि नहीं पूछी गई हैं। दुनिया भर में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, आपने सुना भी होगा आप लोगों ने, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, सुमात्रजन टाइगर काफी खास है। और गौरतलब है कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर जैसी प्रजातियां अभी विलुप्त हो चुकी हैं। तो बाघ जो है, टाइगर, टाइगर जिंदा है। ठीक है, तो टाइगर जो है 1973 में बाघ परियोजना की इसकी शुरुआत हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जिसका नाम है पैंथरा टिग्रीज, से पूछा जाता है क्वेश्चन। कब? 1973 बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। और जैसे मैंने कहा कि कई प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, बाघों की पाई जाती हैं, जिसमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, तो बंगाल तो ऐसे भी टाइगर है सब, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, सुमात्राजन टाइगर काफी खास है। और बहुत सारे टाइगर ऐसे हैं, जैसे बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, आज जितनी भी प्रजातियां अभी विलुप्त हो चुकी हैं। तो टाइगर जिंदा है और बाघ पढ़ी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बाघ जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो जारी करता है, उसमें विलुप्त होने वाली प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया है। और बाघ के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु साल 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके बाघ संरक्षण प्राधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी।
और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है मंटचक। ये क्या है भाई, इसके भी बारे में थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि सब बताया था, सभी पे सर्वेक्षण किया गया था, सभी का डेटा कलेक्ट करके ही तो बताया गया था ना कि माइग्रेट हो रहे हैं ये लोग। बार्किंग डियर के उपनाम से मशहूर मंटचक या काकड़ एक छोटा हिरन होता है। ये जानना चाहिए ना कि भैया क्या है ये। तो बार्किंग डियर जो है कि उपनाम से मशहूर मंटजक जो है या काकड़ एक छोटा हिरन होता है, और मंटजक हिरन की यह प्रजाति जो है दक्षिणी एशिया से संबंधित है और भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वनों में ये पाई जाती है, जिनका नाम है मंटजक। ये भी एक हिरन की छोटी प्रजाति है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मुझे उम्मीद है कि आज का बहुत अच्छा लगा होगा। बस खत्म ही करने वाला हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देख ही लीजिए, ये क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है और इस पार्क लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यह एक श्रृंगी गैंडा हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जो मैंने कहा ना, एक श्रृंगी गैंडा। और भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये बता चुका हूं आपको। सर्दियों में साइबेरियन प्रवासी पक्षी भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर क्या है, कौन माइग्रेट हो रहे हैं, कौन प्रवास कर रहे हैं, बाढ़ के कारण कौन प्रवास हो रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसानों को उससे क्या हो रहा है, लोगों को उससे क्या हो रहा है, और वो प्रवास क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, और सारे के बारे में डिटेल मैंने बता दिया। आराम से पढ़िएगा। काजीरंगा का भी बता दिया। और बस लास्ट में चलते हैं, बस खत्म होने वाला ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे भारत सरकार द्वारा 2006 में बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा लगातार पेपर में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, पूरा का पूरा समझो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा टॉपिक ही मैंने आपको बताया। घर पे जाइएगा और सब लिख लिख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को समझाना, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो 2006 में इसे बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया था और 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को ही यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को कोई बता सकता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का? कमेंट करके प्लीज बताइए आप मुझे। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और 2006 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा। नेशनल पार्क क्या होते हैं ये भी ध्यान लो कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं। भारतीय पर्यावरण वन और मंत्रालय के अनुसार नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी अभयारण्य के अंतर्गत और बाहर के किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति एवं जैव संरचना के महत्व संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित घोषित किया जा सकता है। तो ये होते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, तो कोई भी पूछे नेशनल पार्क के बारे में तो उसको आराम से बताइएगा कि देखो भाई, नेशनल पार्क वो संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार द्वारा किसी अभयारण्य के अंतर्गत अथवा बाहर के किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति अथवा जैव संरचना के महत्व संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित घोषित किया जा सकता है। तो नेशनल पार्क इसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आई होंगी। और भी थोड़ा सा देख लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है और इस अधिनियम के आलोक में पर्यावरण पर्याप्त पारिस्थितिकी, जियोमॉर्फिकल तथा प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और केंद्र सरकार भी परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में नेशनल पार्क घोषित कर भी सकती है। और भारत में नेशनल पार्क आयुष्मान के अंतर्गत श्रेणी 2 में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र है। और भारत में पहला नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है वो है और पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया कि नेशनल पार्क क्या है। आपको ये भी पता चला किस अधिनियम के तहत इसे घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार चाहती है तो क्या कर सकती है, जैसे मैंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न परिस्थितियों में नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, मैंने बताया आपको। और मैंने ये भी बताया कि नेशनल पार्क IUCN के अंतर्गत सेकंड सूची में सूचीबद्ध किया गया है, संरक्षित क्षेत्र है। और मैंने कहा कि भारत में पहला जो नेशनल पार्क था 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और जिसे वर्तमान में हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है उसके रूप में हम जानते हैं।
जिसको आप लोग पढ़िएगा, पेपर में लगातार पूछता है। और भारत का पहला है तो जाहिर सी बात है वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। और बस लास्ट है बेटा, ये भी पढ़ के कहानी खत्म करते हैं हम लोग कि असम राज्य के कुछ और भी राष्ट्रीय पार्क है, जैसे कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क है, असम में ही है। मानस भी है, असम में है। ओरंग राष्ट्रीय पार्क भी असम में है, और नामेरी राष्ट्रीय पार्क भी असम में है। तो जितना भी इसके डिटेल जितना भी है मैंने बता दिया, पूरा डिटेल। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सरकार द्वारा हुआ है, क्यों प्रवास हो रहा है, क्यों माइग्रेट हो रहा है, सारे पक्षियों का नाम बता दिया, स्तनपारी जो भी जीव थे सबके बारे में बताया मैंने। और आपको भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है उसके बारे में भी मैंने चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए गंडा जी हैं, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोग खुश हो जाइए। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम के लिंक से जुड़ने का ये बेनिफिट होगा बेटा कि जो भी क्लास की टाइमिंग होती है, डेट होता है, पीडीएफ होता है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक है अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से, वो टेलीग्राम से जुड़िए। जब जब मेरी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी 3 बजे, तो जब जब क्लास होगी मैं लिंक तुरंत उस डेट और टाइमिंग, क्लास का डेट क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है, कितने बजे होगी, चाहे अनअकैडमी के ऐप पर चाहे यूट्यूब पर, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास है, जितने भी टॉपिक पढ़ाए वो सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सब आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू जरूर दीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट अच्छे से कीजिए, नहीं बुरा लगे तो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्लास को मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल फिर 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। क्लास को यहीं पे ऑफ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।